बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो अमूमन ये रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सही। पर कॉम्प्लेक्स होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इनको समझ नहीं सकते, सही है। We can understand them, but with the help of some principles and techniques। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इनको समझ सकेंगे। जैसे एक चीज़ है बेटा कि आपने रिएक्शंस देखे होंगे हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट साइड पे जो चीज़ें होती हैं उनको आप प्रोडक्ट्स कहते हैं, सही। तो एक लाइन में हम ये केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं, पर क्या ऐसा ही हो रहा होता है? नहीं। तो दरअसल कई रिएक्शंस के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जिसको फॉलो करते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, सही है। उसी चीज़ को बेटा आप कहते हैं मैकेनिज़्म, सही। तो कई रिएक्शंस में अगर हम मैकेनिज़्म को समझ लें तो वो रिएक्शंस हमारे जहन में रहते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, सही। तो अब मैकेनिज़्म किसे कहेंगे बेटा? मैकेनिज़्म इज़ अ डिटेल्ड रूट मैप, सही है। मतलब किस तरीके कार से चीज़ें मैपिंग कर रही हैं। अ डिटेल्ड रूट मैप showing how and in what sequence the electrons in the reacting species are exchanged and moved as reaction proceeds। सही है। आपने इस डेफिनेशन से घबराना नहीं है कि वो बोले सर आप बता तो आसान सा रहता है, ये जब डेफिनेशन हम देख रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं बेटा, इसको अगर आप समझेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? डिटेल रूट मैप, सही। ये तो आपके पास शॉर्ट हैंड टेक्निक हो गई, सही है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। रिएक्टेंट शो कर दिए, प्रोडक्ट शो कर दिए, बट अब इसके बीच में हो क्या क्या रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की फॉर्मेशन के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है उसकी डिटेल, सही है, उसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे हम मैकेनिज्म के अंदर, सही है। अब उसके अंदर क्या शो रहा होगा कि कैसे और किस सीक्वेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज के दरमियान एक्सचेंज हो रहे हैं और रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, सही है। उम्मीद है अब जब आपको इस तरीके कार से समझाया तो आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चले, सही है। ये तो एक हमने एक जनरल रिएक्शंस के बारे में बात कर ली। अब हम आ जाते हैं टाइप्स की तरफ। सबसे पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं, सबसे आसान आप लोगों के लिए यही है एडिशन रिएक्शन। कि क्या हो रहा होगा? कम्बिनेशन हो रहा होगा, सही है। एडिशन के लिए वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कम्बिनेशन।
दो तीन या कितनी भी चीज़ें मिल रही होंगी और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही होंगी, सही है। तो इसके अंदर हो क्या रहा होगा, दरअसल हमने कम्बिनेशन लिख दिया है, ये चीज़ों को शो कर रहा है। दरअसल इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एडिंग एटम्स या एडिशन ऑफ एटम्स। अच्छा, और क्या हो रहा होगा इसके अंदर। अच्छा, अब इसके नतीजे में होगा क्या, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। सही, जो प्रोडक्ट होगा उसका इंडिविजुअल के मुकाबले में, मतलब जैसे दो एटम ऐड हो रहे हैं ए प्लस बी, तो क्या बन गया, ए बी बन गया। सही, तो ए बी का जो मॉलिक्यूलर मास होगा या साइज होगा वो ए और बी के मुकाबले में ज़्यादा होगा। सही है, बढ़ गया होगा। अच्छा, तो जनाब और बात करते हैं हम, फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सही है, और एडिशन की और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, सही है, तो जो भी आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, सही है, जो भी आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसैचुरेशन होगी। सही है, और इस बात को जहन में रखिए कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या होती है। सही है, अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो क्या मुराद होती है, इसका मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल आप स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर ले रहे हैं, विच मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड। सही है, कोई एक मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसके अंदर। सही, अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल बहुत यह है कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपने सुना होगा पॉलीमराइजेशन, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पॉलीमराइजेशन एडिशन रिएक्शन की। और पॉलीमराइजेशन के अंदर भी हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेते हैं पॉलीइथीन। सही है, जो प्लास्टिक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है हमारी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर, तो और वैसे भी इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, दरअसल आप कर लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अच्छा जनाब, बहुत आसान सी टाइप्स हैं, इसमें कोई नहीं है आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्वैपिंग। सही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या होगा, द स्वैपिंग ऑफ वन एटम, द स्वैपिंग ऑफ वन एटम और ग्रुप, the swapping of one atom or group of atoms। सही, मतलब एक एटम की स्वैपिंग भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ एटम्स की स्वैपिंग भी हो सकती है। सही है, फॉर अनदर, सही, किसी दूसरे की जगह। अच्छा, अब ये किसके लिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे लिए कैसे मदद कर सकते हैं बेटा, ये यूज़फुल हैं बहुत ज़्यादा। किस चीज़ के लिए, यूज़फुल इन ऑर्गेनिक, यूज़फुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सही, मतलब डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल होंगे। सही है, जैसे आपने बेंजीन पढ़ा है, उसके नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं, तो बेंजीन से आप क्या बना सकते हैं, TNT बना सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। सही है, तो अब वो दरअसल किसका नतीजा है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नतीजा है। सही, चलें, अब ये हो गई। अब करते हैं हम तीसरी टाइप की तरफ मूव। नाउ थर्ड टाइप इज
एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस, देखिए ये असल में इतने आसान है कि आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। एलिमिनेशन का मतलब सभी समझते हैं कि क्या हो रहा होगा, रिमूवल हो रहा होगा। सही है। तो क्या होता है इसके अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एटम्स का रिमूवल होता है। सही है, एटम्स का रिमूवल होगा। सही। और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो जो जहन में रखनी है आपने, कि इस रिमूवल की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन में एक चीज़ जो और याद रखने वाली है कि इस रिमूवल के नतीजे में, मतलब एटम्स के रिमूवल के नतीजे में, द रिजल्ट विल बी द रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सही है, जो आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो डिग्रीज हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, देखें अभी पीछे भी हमने बात की कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या मुराद लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है तो वो जाहिर सी बात है अनसैचुरेटेड है, और अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो सैचुरेटेड है। सही है। तो बिलफर्ज अगर आपके पास एक अल्केन होगा, आपने उसमें से रिमूवल ऑफ एटम्स किया, कुछ एटम्स रिमूव हुए, तो हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड की मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकती है या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो सकती है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सही है कि सैचुरेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और डिग्री से मुराद या सैचुरेशन लेवल से मुराद यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन ले रहे हैं। सही, मतलब आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सही है, कि हम क्या कहेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड will be converted to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही है, एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो जाए। सही, पर अमूमन हम जो रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें सिंगल से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही हो रही होती है। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आगे भी आपने पढ़ना है। सही है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे आगे। एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सही, मतलब देखिए कई चीज़ें, मतलब कई कंपाउंड्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं तो उसके लिए एक सीधा सा असूल होता है। एक चीज़ हमें पता होती है कि हमें कैसे फॉर्म करना है। कि जैसे अगर आपको अल्कीन फॉर्म करने हैं ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कर देते हैं, उससे हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। सही है। तो इस तरह के सवालात भी आ जाते हैं कि अगर आपको अल्कीन चाहिए तो उसके लिए नीचे आपसे ऑप्शंस में पूछ लिया हम क्या करें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करें, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करें, या और 2-3 पॉइंट उनके उसके अंदर वो ऐड कर देंगे। सही। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखें डी का मतलब यहाँ पर क्या है, रिमूवल के टर्म्स में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग, रिमूविंग क्या क्या रिमूव करेंगे बेटा, OH नेगेटिव ग्रुप। सही है, मतलब वाटर रिमूव करना है हमने, तो OH नेगेटिव ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगी, टू मेक अल्कीन। सही, चलें अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद और डिटेल में करना है हमने। अब बात कर लेते हैं हम रीअरेंजमेंट की। सही है, ये बेटा अभी इस पे पैड पे इतना हाथ स्मूथ नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स लगें स्पेलिंग, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सही है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो
एक क्लास में जब मैंने पढ़ाया तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बच्चे समझने लगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट की ही टाइप है, मतलब या डिस्प्लेसमेंट को ही हम रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सही है, ऐसा नहीं है। चलें पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप दोबारा गैस करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा इसके अंदर। कि रिएक्शंस इन्वॉल्व migration reactions involve migration of an atom और ग्रुप ऑफ एटम्स। सही, मतलब ये चीज आपको याद हो ही गई होगी। ग्रुप ऑफ एटम्स टू अ डिफरेंट पोजीशन विद इन अ मॉलिक्यूल। सही, जब तक विद इन अ मॉलिक्यूल की स्टेटमेंट या इस चीज को नहीं सुना बच्चों ने, तो उनके जहन में ये आया कि सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपके भी जहन में आ रहा होगा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। सही है, जो आपने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये उस तरह का रिएक्शन नहीं है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की पोजीशन चेंज होने की बात कर रहा है। सही है, अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। सही है, तो बिल्कुल सिस कन्वर्ट हो जाए ट्रांस के अंदर, हो सकता है, या ट्रांस कन्वर्ट हो जाए सिस के अंदर, तो ये कहलाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सही है, सिस आप सब ही जानते होंगे, नहीं भी जानते तो दोबारा सुन लीजिए कि हमारे पास क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके एक तरफ यहाँ एक्स लगा हुआ है, यहाँ वाई, कोई भी ग्रुप है जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। चूंकि यहाँ पर क्या है, दो सेम ग्रुप सेम साइड पर मौजूद है। सही है, दो सेम ग्रुप सेम साइड पर मौजूद हैं, तो वो सिस होगा। ट्रांस में क्या हो जाएगा कि एक्स वाई यहाँ हम लिख देते हैं, ये वाई ऊपर की तरफ लिख दीजिए, एक्स यहाँ नीचे की तरफ लिख दीजिए। सही है, तो सेम साइड पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वो ट्रांस हो जाएंगे। सही है, तो अब हम सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि एक फिजिकल कंडीशन के अंदर हमें चेंजेस लाने होंगे। और वो फिजिकल कंडीशन क्या है बेटा, कि हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे। सही है, टेम्परेचर चेंज से क्या होगा कि इनकी बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, और जब दोबारा फॉर्म हो रही होंगी तो उसके अंदर क्या चांसेस हो सकते हैं कि क्या हो कि ट्रांस की फॉर्मेशन हो जाए आपके पास। सही, तो ये आपके पास हो जाएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सही, तो अच्छा, एक छोटी सी बात और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हम बात कर लें कि मैकेनिज्म की एनालॉजी। सही, मतलब किस चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो देखें आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड पे मैं लिख देता हूँ, वैसे भी राइट हैंड साइड पे लिखते हैं आप प्रोडक्ट्स। इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं, सही है, जिनको हम कहेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सही, तो मैं इसकी एनालॉजी की बात कर रहा था कि हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा देखें, ये आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, घर में जो आप खाना बनाते हैं या कोई भी खाना बनाता है। सही है, इससे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास खाना बनाने से पहले जो भी सब्सटेंसेस हैं, हम उनको कहेंगे कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी डिश को बनाने के लिए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है फिनिश्ड मील। सही है, तैयार शुदा खाना। अब यहाँ पर देखें, ये आप मैकेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स फिनिश्ड मील में कन्वर्ट हो जाएं। क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर होगी बेटा रेसिपी। सही, तो मैकेनिज्म को आप
रेसिपी से कंपेयर कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो हमने मैकेनिज्म की बात कर ली। अब आपको कुछ बताया था कि कुछ छोटी सी टेक्निक्स होंगी, सही है, प्रिंसिपल्स होंगे, उनको भी याद करना है आपने। तो देखिए यहाँ पर ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम एरोज का यूज़ करेंगे, सही है। और कैसा एरो? ये कर्ली एरो है, सही है। और प्रॉपर नेम क्या है इसका? डबल हेडेड कर्ली एरो, सही है। डबल हेडेड कर्ली एरो। अब दूसरा जो मैं बना रहा हूँ उसको आप नाम गैस कर ही सकते हैं कि क्या होगा। देखें ये भी कर्ली ही बनाया है, मगर ये डबल हेडेड नहीं है, सही है। ये क्या है? सिंगल हेडेड कर्ली एरो है, सिंगल। अच्छा, ये एन लिखते हुए बाज होगा तो एम सा हो जाता है। सिंगल हेडेड कर्ली एरो, सही। देखो मेन चीज़ ये है कि समझना है कि ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, सही है। ये डबल हेडेड एरो शो कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सिंगल हेडेड एरो है, आप खुद ही समझ जाएं। लेकिन वो डबल हेडेड था तो मतलब पेयर को शो कर रहा था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। ये किसको शो करेगा? इट विल शो द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सही, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करेगा ये, सही। और अमूमन बेटा ये जो एरो होते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर की तरफ होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर की तरफ होते हैं। चलें इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो जनाब हमारे पास है अमोनिया NH3। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है। आपको पता है अमोनिया कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 5 का मेंबर है, सही है। इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5, मतलब वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। 3 की इसने बॉन्डिंग फॉर्म कर ली हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचे हैं। तो क्या है, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड लिख देता हूँ जिसको आप कहते हैं मिथाइल आयोडाइड, सही है। यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे बाकी तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया हमने, सही। तो अब क्या करेंगे, ये कर्ली एरो का यूज़ करना है हमने। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो भैया आ जाओ। तो क्या है देखिएगा, अब मैं यहाँ एरोस बना रहा हूँ, आप उसको, ये बहुत दूर बना दिया मैंने वो, चलें बहरहाल। यहाँ एरोस बना रहा हूँ, आप इन एरोस को समझिएगा कि क्या मतलब है इन एरोस का यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। और इस चीज़ को समझते हुए आप प्रोडक्ट गैस करें कि प्रोडक्ट क्या बनेगी भैया। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगी? देखें यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो है, तो सॉरी डबल हेडेड एरो है, तो इसका मतलब ये दो जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सही है। अब ये यहाँ पर इधर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सही है। अब बाकी हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, सही है। और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया। वो आप बोलेंगे सर अब वो आयोडीन कहाँ चला गया? तो बेटा देखो आयोडीन में यहाँ पर ये एरो क्या शो कर रहा है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्ट हो रहा है आयोडीन की तरफ, सही है। तो आयोडीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल रहा है, सही है। तो प्लस आयोडीन और उसके ऊपर माइनस चार्ज, इसका मतलब ये आयोडाइड आयन है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज लगाते हैं। सही है, ये फॉर्मल चार्ज है। अब इसमें देखें, बात यह है कि इसके ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। क्योंकि देखें यहाँ पे जब आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये जो नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के फिर इसके साथ बॉन्डिंग भी फॉर्म कर रहा है। सही है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर रहा है और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म भी कर रहा है। सही है, तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आपके तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, नेक इसी तरीके का से नेक उम्मीदों के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।